हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उसका टाइटल है द वेस्टलैंड। टीएस एलियट के द्वारा लिखा गया ये वर्क वास्तव में एक अद्भुत वर्क कह सकते हैं हम इस वर्क को। क्यों? क्योंकि टीएस एलियट ने इसमें इतनी सारी कहानियां जोड़ी हैं, इतने सारे रेफरेंसेस उसने इस्तेमाल किए हैं कि शायद ही इंग्लिश में ऐसा कोई वर्क हो जिसमें ऐसी चीजें लिखी गई हों। इसको इंग्लिश लिटरेचर का टफेस्ट वर्क माना जाता है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस टफेस्ट वर्क को आपको इतना सिंपलीफाई करके समझा सकूं कि फिर आप भी सोचे कि हाँ, शायद इस वीडियो को देखने से हमको थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। देखिए, आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, पहला वीडियो है। यहाँ हम थोड़ा बहुत टीएस एलियट के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इस वेस्टलैंड में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा, ये वेस्टलैंड लिखी क्यों गई उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन सा इसमें सेंट्रल फिगर कैरेक्टर रहेगा जो इस पूरी वेस्टलैंड को कंसाइज करेगा, कनेक्ट करेगा एक दूसरे से, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो भी आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि शायद आपने किसी गलत चैनल को चुना है। तो हमारे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द वेस्टलैंड। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वेस्टलैंड है इसका टाइटल द वेस्टलैंड ही क्यों है। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया था और उसके काफ़ी घातक इम्पैक्ट हमारे यूरोपियन कंट्रीज में दिखाई दिए थे, और टीएस एलियट भी उस समय काफ़ी अपनी लाइफ से सफ़र कर रहे थे, उनकी वाइफ की डेथ वगैरह हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा, काफ़ी कुछ उन्होंने बुक्स पढ़ी, उन बुक्स का उसके ऊपर इफेक्ट आया और उसने सोचा कि यार, सारी दुनिया बिल्कुल बंजर है, पूरे यूरोपियन कंट्री में केवल सेक्स, केवल लस्ट, केवल ग्रीड दिखाई दे रही है। तो उसने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी जिसमें पहले से ही वेस्टलैंड नामक शब्द का इस्तेमाल किया जा चुका था। तो उसने सोचा कि जब पहले से वेस्टलैंड बन चुकी हैं और कुछ अलग तरीके से आज के कंटेक्स्ट में मैं भी एक किताब बनाऊं, तो उन्होंने एक किताब लिखी, द वेस्टलैंड। हालांकि इसका ओरिजिनल टाइटल अलग था और फिर बाद में इसका टाइटल द वेस्टलैंड दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इन सभी के बारे में हम थोड़ी थोड़ी देर में चर्चा करते रहेंगे। करीब 1 घंटे का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बनाने वाला हूं दोस्तों, लेकिन इसके बाद ये रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ वीडियो जाएगा ही नहीं। मेरा इसमें सेक्शन को पढ़ाने का तरीका ये है, आप पहले ही इसको समझ लीजिए। इसमें करीब 18-19 कहानियां हैं और हर कहानी के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं। उसमें हम किस तरह से इसको कवर करेंगे कि हर वीडियो, हर कहानी जो है करीब 10 मिनट 15 मिनट की कोई वीडियो रहेगी, और उस तरह से हम दिन में करीब 3-4 वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। और आप जब भी फ्री हो उस वीडियो को चलाकर बैठिए और अपना काम कीजिए। मैं एक साथ 3-3 घंटे, 4-4 घंटे के क्लासेस नहीं बनाने वाला हूँ। रीज़न यही है, वेस्टलैंड में एक साथ पढ़ने से कहानियां मिक्सअप हो जाती हैं और अंततः आप कहानी को याद नहीं रख पाते हैं कि मैंने कौन सी कहानी कब पढ़ी थी, कौन सी कहानी किस पार्ट में है। ठीक है, तो सबसे पहले समय ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं द वेस्टलैंड। देखिए, डिस्प्ले पे आपको टीएस एलियट के बारे में छोटी मोटी जानकारी दिखाई दे रही होगी, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं इसको शुरू करूं, मैं आप विद्यार्थी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। जो भी विद्यार्थी सोचते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट में वेस्टलैंड को हम कवर कर सकते हैं, तो दोस्तों, आप इस चैनल के लिए नहीं बने हैं। आपसे विनती है, आप इस चैनल से ना पढ़ें। मैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए वीडियोस को बनाता हूं जो वास्तव में सीरियसली तैयारी करते हैं और अपना हर क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द वेस्टलैंड। देखिए, सबसे पहले टीएस एलियट के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। टीएस एलियट का लाइफ स्पेन आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1888 में टीएस एलियट का जन्म हुआ था और 1965 में उनकी डेथ हो गई थी। पहली बात तो यही आती है इसका लाइफ स्पेन की। आमतौर पर डेथ का टाइम नहीं पूछा जाता है, लेकिन बर्थ का टाइम तो पूछा ही जाता है। तो रट लीजिए, 1888 1888 में आपके टीएस एलियट का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखिए, टीएस एलियट का पूरा नाम क्या है, तो थॉमस स्टीयंस एलियट इनका पूरा नाम है।
इनका पूरा नाम है थॉमस स्टीयंस एलियट। इनका जन्म हुआ था दोस्तों मिसौरी में, है ना। एक है अपना मसूरी इंडिया में, एक है मिसौरी जो कि यूएसए में है। तो सेंट लुइस मिसौरी में इनका जन्म हुआ था यूएसए में। और हम अभी अभी पढ़ चुके हैं 1888 में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों ये पोइट थे, ये एसेइस्ट थे। और आप बिल्कुल घबराएं ना, इनके एक एक लाइन के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, इसलिए आपको उसकी भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक एक फैक्ट को मैं आपको रटा दूंगा आपके दिमाग में, बस आप चैनल के साथ बने रहिए। इनकी एक एक लाइन के क्वेश्चन मैं बनाऊंगा आपको। जब अगली वीडियो में हम मिलेंगे तब हम एक क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करेंगे, जहां इसका क्वेश्चन मिलेगा कि थॉमस इलियट का पूरा नाम क्या है, उसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उसके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। कब हुआ था, इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। वो पोइट था, एसेइस्ट था, पब्लिशर था, प्लेराइट था, क्रिटिक था, वो क्या था, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखिए, वो पोइट था, बिल्कुल सही बात है। वो एसेइस्ट भी था, वो पब्लिशिंग का काम भी करता था, प्लेराइट भी था, और साथ में वो एक क्रिटिक भी था, है ना। उनके जो फादर हैं उनका पूरा नाम है हेनरी वेयर एलियट। और दोस्तों उनके जो पिताजी हैं वो बिजनेसमैन थे। और उनकी माँ जिनका नाम है शार्लोट शेम्प स्टीयंस, वो एक सोशल वर्कर हुआ करती थी। टीएस एलियट अपने माँ बाप के दोस्तों 6ठे नंबर के बेटे थे, इसलिए पहली बात याद रख लो, 6 नंबर के बेटे हैं। और मतलब बच्चे हैं, बेटे तो नहीं कह सकते, बच्चे ही कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लड़कियां भी होंगी बीच में। नोन टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब देखिए, परिवार में हर आदमी का निकनेम होता है, उसी तरह से टीएस एलियट का भी निकनेम था, और उनको टॉम के नाम से जाना जाता था। आमतौर पर उनका माता का प्रभाव उनके ऊपर काफी रहा। उनके मातृपक्ष में जो उनके मैटरनल साइड है उनमें उनका आना जाना काफी लगा रहता था, इसलिए उनके नेम पर काफी उनका प्रभाव पड़ा, है ना। और अंततः उनका नाम था थॉमस स्टीयंस, ठीक है। देखिए, 1927 में टीएस एलियट एक ब्रिटिश सिटीजन बन गए। इससे आपको लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी शादी कब हुई थी, पहली वाली शादी वो 1915 में हुई थी। आमतौर पर आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े राइटर हैं उनकी 2-3 शादियां हुई हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े राइटर बनने के लिए 2-3 शादियां करनी पड़ती हैं, पर यूरोपियन कल्चर इस तरह से रहा है, वहां पर म्यूचुअल कंसेंट से लोग आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते थे, और म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे के साथ डिपार्ट हो जाते थे, है ना। तो डिपार्ट होने के बाद फिर अलग से रिलेशन बना लेते थे। तो देखिए, 1915 में उन्होंने अपनी पहली शादी की, और जो इनकी बीवी का नाम था वो था विवियन हेगवुड, है ना। अब सीधी सी बात है, शादी के बाद पति का सरनेम ही कैरी किया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया, टीएस एलियट के नाम पर विवियन एलियट के नाम से रख दिया। ये मैरिज है, द मैरिज वॉज थॉट टू हैव इन्फ्लुएंस टीएस ब्लीक मास्टरपीस द वेस्टलैंड। अब इस शादी का प्रभाव इतना ज्यादा आया कि टीएस एलियट ने वेस्टलैंड लिख डाला। और 1933 में विवियन जो हेगवुड है, विवियन जो एलियट है, इसको बीमारी हो गई मेंटल इलनेस की, थोड़ी दिमागी पागलपन की बीमारी हो गई। एसेंट्रिकनेस, थोड़ी सी सनक इसको आने लग गई, और थोड़े पागल पागल सा व्यवहार करने लग गई है। एंड द टू लाइव्ड सेपरेटली अंटिल शी डाइड, है ना। और जब दोनों अलग हो गए थे मेंटल इलनेस के बाद, और दोनों अपने अलग अलग हो भी गए थे, और अलग अलग सेपरेटली वो रहने भी लग गए थे, कब तक, जब तक कि उनकी डेथ ना हो गई 1947 में। किनकी, उनकी पत्नी की। देखिए, जब एक पत्नी की डेथ हो गई तो इंसान बेचारा कमजोर हो गया, और उन्होंने दूसरी शादी करने की सोची। तो अपनी पत्नी की डेथ के 10 साल बाद 1957 में टीएस एलियट उस समय 68 साल के हो गए थे, और 68 साल में उन्होंने दूसरी शादी की, जिसका नाम है एस में वेलेरी फ्लेचर। हालांकि हमारे यहाँ अगर इंडियन कल्चर में कोई आदमी 68 साल की उम्र में शादी करता तो बड़े ही ताने मिलते उसको कि देखो, धर्म करने की उम्र में ये कैसे कर्म कर रहा है ना। तो इन्होंने भी अपने पति के नाम पर ये शादी के बाद उसका नाम रख लिया वेलेरी इलियट। और ये दोनों एक तरह से कलीग हुआ करते थे, और ये उसके अंडर काम किया करती थी, इलियट के अंदर। जिस कंपनी में ये काम करते थे उसका नाम था फेवर एंड फेवर। देखिए, यहाँ के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, फेवर एंड फेवर, स्पेलिंग भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, FEBAR डाल देगा और दूसरे में डाल देगा FABER। तो वहां पर स्पेलिंग का खेल खेलेगा वो, इसलिए आपको याद रखना है दोनों की स्पेलिंग सेम है। फेवर एंड फेवर में ये काम किया करते थे, और इसकी सेक्रेटरी हुआ करती थी। 1915 की बात है दोस्तों। करीब 40 साल छोटी थी ये अपने पति टीएस एलियट से। तो 40 साल का अंतर तो आप देख लीजिए। यहाँ तो बाप बेटी क्या, उनको दादा पोती कहेंगे। कई कई दादा इस तरह के होते हैं कि अपने पोती से 40 साल ही बड़े होते हैं, ज्यादा नहीं होते, क्योंकि बाल विवाह के कारण या फिर जल्दी से उम्र में शादी हो जाने के कारण जल्दी बच्चे हो जाते हैं, तो एज गैप ज्यादा होता नहीं है। कई कई पिता पुत्रों में तो केवल 17-18 साल का ही अंतर होता है, ज्यादा नहीं होता। वेलेरी इलियट ने प्रिजर्व किया अपने हस्बैंड के जितने भी लिटरेरी वर्क है, जितने भी लिटरेरी लेगेसी है, लेगेसी मतलब विरासत, जो भी चीजें टीएस एलियट की थी, उनकी पत्नी वेलेरी फ्लेचर ने उनको
आराम से संजो कर रखा। कब तक? जब तक कि उनकी खुद की डेथ ना हो गई। तो 2012 में इनकी भी डेथ हो गई जब ये 86 साल की उम्र में थी। देखिए, टीएस एलियट की डेथ हुई थी 1965 में और इनकी डेथ हुई थी 2012 में। तो देखिए, जब 40 साल छोटी हैं तो सीधी सी बात है डेथ भी काफी लंबे टाइम बाद हुई होगी। तो आप देख सकते हैं कि टीएस एलियट के कितने साल बाद तक ये जिंदा रही थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि 1965 में तो टीएस एलियट की डेथ हुई थी और 2012 में इनकी पत्नी की डेथ हुई थी जिसका नाम था वेलेरी फ्लेचर। काफी लंबे समय तक ये अकेले विडोवर की जिंदगी जी थी इन्होंने। ठीक है, ये था हमारा जनरल टीएस एलियट का इंट्रोडक्शन। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि बस टीएस एलियट के बारे में लाइफ एंड करियर थोड़ा समझ लें तो आगे हमको वेस्टलैंड को समझने में भी मदद मिलेगी। मैं इस स्लाइड को नहीं लगाता अगर आपको ये नहीं पता पड़ता कि उनकी पत्नी की कैसे मृत्यु हुई, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु का उनके लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम द वेस्टलैंड के जनरल इंट्रोडक्शन को देखेंगे। देखिए, जो वेस्टलैंड है इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोम ऑफ 20th सेंचुरी। सबसे पहली बात तो सेंचुरी पूछ लेगा आपसे, तो सेंचुरी का भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी शताब्दी की बात है? 20वीं सेंचुरी की बात है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न पोएट्री, बहुत गजब पोएट्री है। और एक बहुत अच्छा कोटेशन है क्लियंथ ब्रूक्स का जो आपको याद रख लेना चाहिए। क्लियंथ ब्रूक्स ने वेस्टलैंड के बारे में कहा है कि ये हाईली कंडेंस्ड एपिक है ना। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, हाईली कंडेंस्ड एपिक है मॉडर्न एज का। ये मॉडर्न एज क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि टीएस एलियट ने मॉडर्न टाइम को दिखाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, इसीलिए इतिहास में उनको मॉडर्न मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन बनता है कि टीएस एलियट को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लिख सकते हैं टीएस एलियट को मॉडर्न मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप ध्यान रख लेना। जितनी भी चीजें हैं हम जिनके बारे में डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, आप अपने नोट्स में उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोएम इज रिटन इन द बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया था, टीएस एलियट के ऊपर काफी अच्छा प्रभाव आया था, उसके कारण उन्होंने इस तरह की चीजें लिखी थी। एलियट गिव्स ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेवेजेस। रेवेजेस का मतलब क्या हो सकता है कि जितनी भी जो तबाही है, जितना भी डिजास्टर है, उसे कहते हैं रेवेजेस। तो वर्ड पर भी ध्यान दें क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के शब्द। तो एलियट गिव्स ए विविड डिस्क्रिप्शन, विविड मतलब वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर, वास्ट। तो टीएस एलियट ने दिया है एक बहुत बड़े स्तर पर विवरण उस डिजास्टर का, उस तबाही का, कॉज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि पहले वर्ल्ड वॉर के कारण आया था। हालांकि कुछ स्कॉलर तो ये क्लेम करते हैं कि ये जो पोएम है ये कंडेम करती है इमोरलिटी को और प्रेजेंट करती है आपके मतलब प्रेजेंट टाइम में जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसमें ये आवाज उठाती है डीजेनरेशन के खिलाफ। ठीक है ना, और डिके यानी नाश ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी की ओर ये उसको दिखाने की कोशिश करती है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आरपीएससी बनाती है फैक्चुअल तरीकों से, उसके लिए हमको यहाँ पर भी ध्यान देना जरूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस पूरी पोएम में 434 लाइन है ना। कहीं कहीं 433.5 लाइन यानी 433 और आधी लाइन इस तरह से भी लिखा गया है, लेकिन दोनों ही फैक्ट उचित तरीके से ठीक है क्योंकि हम राउंड फिगर में उसको कंप्लीट ही मान लेते हैं, इसलिए 434 भी उसको कंसीडर कर लिया जाता है। तो आपसे इस तरह से पूछा नहीं जाएगा कि कौन सी लाइन है 433.5, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो सीधा ही आएगा, और बल्कि चांसेस ये हैं कि बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही बेसिक फैक्ट है इस पूरे वर्क का। स्टार्टिंग में इसमें करीब 700 लाइन हुआ करती थी, ये लाइन कैसे कटी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 434 लाइन है प्रेजेंट टाइम में, और ये जो वर्क है 5 भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला टाइटल है वो रहेगा द बरियल ऑफ द डेड, इसको पहला जो भाग है। दोस्तों, इसमें 76 लाइन है आपके इस पहले पार्ट में। आप लिख लीजिए कि वेस्टलैंड को डिवाइडेशन किया गया है 5 पार्ट में। पार्ट नंबर फर्स्ट है द बरियल ऑफ द डेड और उसके सामने लिख लीजिए 76 लाइन है इसमें। दूसरा पार्ट है एक गेम ऑफ चेस जिसमें 96 लाइन है, यानी 20 लाइन का ही अंतर है। तीसरा पार्ट है द फायर सरमन जिसमें 130 लाइन्स हैं। चौथा पार्ट है डेथ बाय वाटर जिसमें 10 लाइन्स हैं। ये एक कार्ड है डेथ बाय वाटर, इस कार्ड के बारे में हम
पहले पार्ट द बरियल ऑफ द डेड में भी पढ़ेंगे, और वीडियोस के दौरान हम डिस्कस भी करेंगे कौन कौन से कार्ड्स हैं जो कि मैडम सोसोस्ट्रिस के द्वारा दिखाए गए 7 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड है। एंड व्हाट द थंडर सेड, जिसमें 113 लाइन है। ये सारी बात आपको याद रख लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है कि एक्चुअल में क्या है, ये कैसे कैसे पार्ट्स हैं। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी आप पूरी तरह से अश्योर हो जाएंगे कि हाँ, हम बिल्कुल सही चैनल के साथ जुड़े हैं। आगे हम बात करते हैं, द पोएम फर्स्ट अपीयर इन द यूनाइटेड किंगडम। पहली बार ये जो पोएम है बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम में दिखाई दी थी, अक्टूबर इशू यानी अक्टूबर के अंक में दिखाई दी थी, और जो टाइटल था द क्राइटेरियन उसमें थी, ये दिखाई दी थी जब इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द नवंबर इशू ऑफ डायल, द डायल, है ना। ये सारे फैक्ट आपको नोटिस करते हुए चलने हैं। मैं मान के चलूंगा कि आपको कम से कम बेसिक चीजें पता होंगी, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको मैं सलाह देना चाहूंगा, अगर आपका पिछला कोई भी वर्क छूटा हुआ है, और यहाँ तक कि जो वर्क किसी भी जगह नहीं कराया जाता है, किसी भी कोचिंग संस्थान में, कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, जैसे कि मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, इतना लेंदी वर्क है, 350 पन्नों का वर्क है, वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो एक एक लाइन बाय लाइन उसको हम पढ़ेंगे वहां पर भी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने डली हुई है, अगर आप चैनल को एंटर करेंगे, रघुकुल शिक्षण संस्थान के नाम से हमारा चैनल चलता है। देयर आर ए टोटल 7 लैंग्वेजेस। देखिए ये फैक्ट आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेगा अलग अलग जगहों पे, तो इसको ध्यान देना। ये जो वेस्टलैंड है इसमें टोटल 7 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है। एक लैंग्वेज है लैटिन, जो एपिग्राफ होता है उसमें लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। और एक है ग्रीक लैंग्वेज, जो कोटेशन यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं एपिग्राफ के साथ, उनमें ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इटालियन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया है, और जर्मन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। फ्रेंच लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, संस्कृत का भी किया गया है, और इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है। देखिए इसको याद करने के लिए थोड़ा सा एक एक्रोनिम बना लेते हैं हम, कि भाई कैसे कैसे इसको याद कर सकते हैं। देखिए ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा एल, पहला वर्ड है ना एल, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि एल को लेटिन का एल हमने लिया है, उसी तरह से और थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक करने के लिए हमने अलग अलग अरेंज किए हैं शब्दों को। जैसे यहाँ से आई उठाया है क्योंकि हमको एक वर्ड बनाना था पूरा लाइफ, है ना। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा कि द वेस्टलैंड में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो पहला आप कह सकते हैं कि लैटिन लैंग्वेज, दूसरा आप कह सकते हैं इटालियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, तीसरा आप कह सकते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, और चौथी हमारी इंग्लिश। तो पहला तो आपको लाइफ से याद कर लेना है, ठीक है ना। ये सारी बात आपको याद कर लेनी है लाइफ वर्ड से। तो करीब 4 लैंग्वेज तो यहीं पर हो गई आपकी। फिर बची हुई 3 लैंग्वेज, जिसमें आपको याद करना है जी जी की लाइफ हमारी क्या है, बिल्कुल जी जी एस है। इस तरह से थोड़ा सा एक्रोनिम अगर 2-5 बार रिवाइज करेंगे तो थोड़ा सा याद आपको रहने में आसानी रहेगी। पहले जी का मतलब रहेगा जैसे कि जर्मन, ठीक है। दूसरे जी का मतलब रहेगा ग्रीक, और तीसरे जो आपके ई बच गया, उस ई का मतलब भी आपको समझ लेना है। यहाँ पर एस का इस्तेमाल किया गया है, एस मतलब संस्कृत, ठीक है ना। तो आपको ये 7 लैंग्वेजेस याद रख लेनी है। 2-4 बार अगर इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि भाई पहले का मतलब है लैटिन। जरा एक बार आंख बंद करके सोच के देखिए और आपको याद होने लगेगा। लाइफ वर्ड को आपको दिमाग में रखना है, लाइफ यानी एल का मतलब लैटिन, आई का मतलब आपके इटालियन, और एफ का मतलब आपके फ्रेंच, इसके अलावा आपके ई का मतलब आपके इंग्लिश, जी का मतलब है आपके ग्रीक, और जी का मतलब है आपके जर्मन, और लास्ट में एस का मतलब आपके संस्कृत। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए हम एक चीज की बात चल करते हैं, और वो है टीएस एलियट के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका नाम है एजरा पाउंड, है ना। एजरा पाउंड की अगर आपने इमेज भी कभी इंटरनेट पे गलती से देख ली हो और नहीं देखी हो तो देख लेना। काफी दाढ़ी वगैरह रखते थे, दाढ़ी वगैरह इन द सेंस कि मतलब बहुत छोटी दाढ़ी, मूछ वगैरह, और थोड़ी थोड़ी बियर्ड नीचे चिन की टाइप पर रखते थे। वो एजरा पाउंड उनके दोस्त थे, है ना। तो टीएस एलियट का जो डेडिकेशन है एजरा पाउंड के लिए, उसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए टीएस एलियट के दोस्त थे एजरा पाउंड, और जब एलियट ने पहली बार ये पोम लिखी थी तब करीब इसमें 700 लाइंस हुआ करती थी। ये सारे फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। जब स्टार्टिंग में करीब 700 लाइंस इसमें हुआ करती थी, और जब इन्होंने ये वर्क लिखा तो इन्होंने अपने दोस्त एजरा पाउंड को इस चीज को इसको भेजा कि भाई आप भी पढ़ो। जब एजरा पाउंड ने इसको पढ़ा तब उन्होंने सोचा कि यार 700 लाइन की पोएम है, कोई आदमी क्यों पढ़ेगा इसको, इतना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। दूसरा ये इतना डिफिकल्ट वर्क है कि इसमें कोई रेफरेंसेस वगैरह इतने इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब रेफरेंसेस का मतलब एल्यूजन का मतलब हो सकता है कि जो दूसरे वर्क हैं उससे कभी किसी कैरेक्टर को उठा लिया हो,
दूसरे वर्ग से कभी किसी थीम को उठा लिया हो, तो उन्हें कहते हैं रेफरेंस या एल्यूजन, है ना। एक याद रखना, इल्यूजन होता है, एक होता है एल्यूजन, है ना। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, एल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस यानी संदर्भ। तो दूसरे वर्ग से वो एल्यूजन उठाया करते थे, रेफरेंस उठाया करते थे, है ना। रेफरेंस भी आप लिख सकते हैं REFERENCE, ठीक है ना, ये सारी बातें। अब मैं बात कर रहा था आपसे एजरा पाउंड के बारे में। 700 लाइन की पोयम उन्होंने लिखी थी, तो एजरा पाउंड को लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं ये इलियट साहब की, कितना गंदा काम कर रहे हैं, ऐसे तो कोई पढ़ेगा नहीं इसको, ये पोयम समझ में नहीं आएगी। तब उन्होंने एजरा पाउंड ने उनसे कहा था, TH एलियट साहब से, कि आप एक तो इस पोयम को छोटा करो। पहली बात तो आपकी ये पोयम लंबी बहुत है ना। तो उनके कहने पर इन्होंने पोयम को छोटा कर दिया था। अब सीधी सी बात है, जब कोई आदमी कोई लाइन लिखेगा, जैसे लाइन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से, और आप कहेंगे कि यार लाइन नंबर 3 को हटा दो, तो 2 के बाद सीधी 4 आ जाएगी, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं चीजों का लिंक टूटेगा। तो उसी तरह से जब TS एलियट साहब ने बीच बीच में से चीजें हटाई और 700 लाइन की पोएम को करीब 434 लाइनों में कन्वर्ट कर दिया, तो बीच बीच में लिंक टूट गए। तो जो कहानियां हैं वो अनरिलेटेड दिखाई देने लगी। इसका मतलब ये चीजें फ्रेगमेंटेड हो गई, यानी ये चीजें टुकड़ों में दिखाई देने लगी आपको। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े। तो सीधी सी बात है, जो चीजें अब अच्छे से सीक्वेंस में एक ऑर्डर में दिखाई दे रही थी, अब वो एक डिसऑर्डर में दिखाई देने लगी, और वो चीजें और ज्यादा समझना मुश्किल हो गई। अचानक हम रामायण में राम के जन्म के बाद अगर सीधे रावण के वध को पढ़ेंगे तो कैसे पार पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा वनवास भी गए थे, फिर ऐसे शूर्पणखा आई थी, ये सारी बातें। अगर वो सारा हम बीच में खा जाएंगे तो सीधा रावण का वध दिखाना संभव नहीं है। तो इसी तरह से TS एलियट से गलती हो गई, और TS एलियट ने बाद में, हुआ क्या कि जब TS एलियट ने वर्क तो जारी कर दिया, लोगों को समझ में आया नहीं था। तब TS एलियट ने खुद ने अपने नोट्स जारी किए थे, है ना। और उन्होंने नोट्स में सारे रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने बताया था कि ठीक है भाई, अब तुम पढ़ लो, अब तुमको ये वर्क अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अब तक नहीं आया तो अब इस पढ़ोगे, जब इसके नोट्स को पढ़ोगे, क्योंकि पहला ऐसा वर्क था जब दोस्तों इतना टफेस्ट वर्क था जिसके लिए राइटर को खुद के अपने नोट्स जारी करने पड़े थे। इसीलिए उस समय इसको क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया था कि यार ये कोई वर्क है क्या, जिसमें पता नहीं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुड़मा जोड़ा। वो बड़ी बात है कि कहीं से भी कुछ भी उठा लिया और वो चीजें आपके सामने पेश कर दी। तो एजरा पाउंड का इसलिए इनके जीवन में बहुत ज्यादा योगदान रहा है, इसलिए आप इस सब चीज को ध्यान से पढ़िए। अब बात करते हैं इस पोएम के सोर्स की। देखिए, सबसे पहले सोर्स की हम बात कर लें, क्योंकि इसके बाद जब हम कहानी शुरू करेंगे तो आपको कहानी में इतना मजा आने वाला है कि वास्तव में आप सोचेंगे कि कहानी तो बहुत अच्छी है, शायद हमने या तो पढ़ा ढंग से नहीं है या हमको ढंग से पढ़ाया नहीं गया है, इस तरह की बातें, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, 2 सोर्स ऑफ बुक्स यहाँ पर दिखाई जाएंगी आपको। असाइड फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ सोर्स ऑफ द फॉर द इंग्लिश लिटरेरी कैनन, इलियट ड्रू ऑन टू मेन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द पोएम। दीज वर ऑन बुक। देखिए, पहली जो बुक है जिसका सोर्स इन्होंने लिया है वो है रिचुअल टू रोमांस, जो कि 1920 में है। इसका सन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्क है JC वेस्टन का। दूसरा एक फेमस बुक है द गोल्डन बो, जो है जेम्स फ्रेजर की बुक, है ना। तो दोनों का ईयर आपको याद रखना है, दोनों के राइटर आपको याद रखने हैं, दोनों के बुक के नाम आपको याद रखने हैं। ये इनके मेन सोर्स रहे। हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो TS एलियट काफी मेंटल सिकनेस से ग्रसित थे। पत्नी की डेथ हो गई थी, काफी कुछ उन्होंने खो दिया था जीवन में, और वो किताबें पढ़ने लग गए थे। तो उन्होंने ये किताबें बहुत अच्छे से पढ़ी थी, जैसे रिचुअल टू रोमांस है, द गोल्डन बो है। तो इससे काफी अच्छा इनको इन्फ्लुएंस मिला, और इन्होंने कुछ रेफरेंसेस यहाँ से लिए। जैसे कि गोल्डन बो से इन्होंने लिए वेजिटेशन गॉड का, है ना। तो वेजिटेशन गॉड का रेफरेंस इन्होंने कहाँ से लिया, गोल्डन बो से। ये वेजिटेशन गॉड क्या है मैं आपको भी बताऊंगा जब रेफरेंसेस की बात करेंगे। फिर भी अब बात शुरू हुई है तो थोड़ी थोड़ी बात हम कर लेते हैं। वेजिटेशन गॉड यूरोपियन कल्चर में ऐसा माना जाता था कि जिस तरह से जो कॉर्नफ्लेक्स यानी मक्के के दाने नहीं होते हैं कि कॉर्न कॉर्न सीड्स, उनको मिट्टी में दबा दिया जाता है, साथ ही भगवान की मूर्ति भी दबा दी जाती है। तो जब भगवान की मूर्ति तो उगेगी नहीं जमीन में, भैया कहते हैं ना कि सोना गाड़ोगे तो सोना तो नहीं उगेगा, गेहूं के बीज डालोगे तो गेहूं के बीज उग जाएंगे। तो उसी तरह से क्या होता था कि वेजिटेशन गॉड के साथ मक्के के दाने यानी मकई के दाने दफना दिए जाते थे जमीन में, और धीरे धीरे वो मक्के के दाने फूटने लगते थे और पेड़ बाहर निकलने लगता था, पौधा बाहर निकलने लगता था। तो ये माना जाता था उस पौधे के साथ कि भगवान का क्या हो गया है, रीबर्थ हो गया है, कि जिस तरह से मक्के के दाने बाहर आ गए ना, उसी तरह से भगवान का भी रीबर्थ हो गया है। तो मक्के के दाने को सिंबलाइज किया गया है वेजिटेशन गॉड से। और अभी हम थोड़ी देर बाद ढंग से रेफरेंस को भी डिस्कस करेंगे, तब इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो आपको याद रखनी है TS एलियट की 2 बुक्स जो उन्होंने रेफरेंसेस के तौर पर इस्तेमाल की थी। हालांकि TS एलियट ने बहुत सारी बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन ये जो 2 बुक हैं वो बहुत खास हैं। पहली है रिचुअल टू रोमांस 1920, और दूसरी है द गोल्डन बो 1890। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ पर वेस्टलैंड में उन्होंने कंटेन किए मैनी अदर सोर्सेस, एल्यूजन्स, रेफरेंसेस एंड करीब 37 ऑथर। हालांकि आगे एक आंकड़ा फिर बदलेगा, वहां पर भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो करीब 37 ऑथर्स के इन्होंने रेफरेंस वगैरह लिए, उनकी बुक वगैरह पढ़ी। लेकिन जो मेजर बुक है, उन मेजर बुक के आपको नाम याद रखने हैं। पहली है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, और दूसरी है द गोल्डन बो। आप 4-5 बार इसको रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। रिचुअल टू रोमांस, गोल्डन बो, रिचुअल टू रोमांस, गोल्डन बो। और 1920 और 1890, इस तरह से इसको 2-5 बार रिवाइज कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए ये है प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट आप सब जानते हैं, आपने लिटरेचर में प्रोटेगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बारे में खूब अच्छी तरह से पढ़ा है। हम कह सकते हैं नायक, कहानी का जो नायक है, एक तरह से ये बात हम कह सकते हैं, ये है प्रोटेगोनिस्ट। देखिए इसका नाम क्या है, टायरेसियस। होता क्या है, जब टीएस एलियट काफी दुख में थे तो उन्होंने सोची कि यार ये यूरोप में हर जगह सेक्स दिखाई देता है उनको, है ना। हर जगह यूरोप में सेक्स दिखाई दिया, हर जगह उनको लस्ट दिखाई दी, और हर जगह उनको दिखाई दिया ग्रीड, है ना। ये सारी चीज उनको दिखाई दी। तब उन्होंने सोचा कि मैं करूँ क्या। तो अलग अलग जगह पे भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो कई सारी जगह को उन्होंने वेस्टलैंड नाम दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ कहानी भी पढ़ी थी वेस्टलैंड की। इसके साथ हम पढ़ेंगे कि उन्होंने वेस्टलैंड ही क्यों नाम दिया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए जब उन्होंने सोचा कि यार कई सारी जगह हैं यूरोप में, कई सारी जगह हैं, आपको लंदन ब्रिज दिखाएगा, कभी आपको किसी चर्च की यात्रा कराएगा, तो उन्होंने एक ऐसा सेंट्रल फिगर पकड़ा, एक ऐसा करेक्टर पकड़ा जिसको उन्होंने जगह जगह घूमते हुए दिखाया। उन्होंने सोचा कि यार इस सारी जगह को कनेक्ट कैसे करूं, तो उन्होंने सोचा कि एक आदमी बनाता हूं मैं, कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता हूं जिसको मैं जगह जगह घूमते हुए दिखाऊंगा, और वो आदमी सारी जगहों के नॉलेज को कवर करेगा। और लास्ट में उस टाइटल के नाम से ही, उस नायक के नाम से ही मैं सारी चीज लिख दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे उस जगह होता था। तो उन्होंने एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, उस कैरेक्टर का नाम है टायरेसियस। ठीक है ना। टायरेसियस कौन है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सुन लीजिए स्लाइड को पढ़ने से पहले कि टायरेसियस दोस्तों अंधा है और 2 लाइफ जी चुका है, एक औरत की, एक आदमी की। उसको भविष्य देखने का वरदान भी है और उसको इमॉर्टेलिटी का वरदान भी है। होता क्या है, वो कैसे अंधा हुआ, कैसे उसने 2 जिंदगी जी, यानी एक आदमी की, एक औरत की, उसको कैसे भविष्य करने का वरदान मिला, कैसे इमॉर्टेलिटी का वरदान मिला, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि अपना काम बन जाए। देखिए इलियट कहते हैं टायरेसियस ऑल द मेयर स्पेक्टेटर, वास्तव में एक दर्शक मात्र है वो, नॉट इंडीड ए कैरेक्टर, कहानी का कैरेक्टर नहीं है ये, है ना। वास्तव में अगर सोचेंगे ना तो कहानी का कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरी कहानी को कनेक्ट करते हुए दिखाएगा आपको। इज यट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनेज इन द पोम। पर्सोनेज से मतलब लीजिए आप पर्सनैलिटी, यानी इस पोम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहेगी टायरेसियस, अंटिल ऑल द रेस्ट, है ना, बाकी अगर छोड़ दें तो। व्हाट टायरेसियस सीज इन द फैक्ट इन द सब्सटेंस ऑफ द पोएम, द पोएट, द स्टोरी ऑफ द टायरेसियस इज गिवन बाय ओविड, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, ये वाला फैक्ट ओविड वाला। ही लिव्ड इन द टाइम ऑफ द किंग ओडिपस इन थेब्स, है ना। तो कौन से टाइम में रहता था वो, किंग ओडिपस के बारे में। हम 4 वेस्टलैंड की बात करेंगे, उनमें एक वेस्टलैंड रहेगा किंग ओडिपस की वेस्टलैंड। 4 वेस्टलैंड कैसे आएंगी, अभी धीरे धीरे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। वंस ही सॉ 2 सर्पेंट्स मीटिंग टुगेदर। अब देखिए स्लाइड आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस स्लाइड का निचोड़ मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि स्लाइड को पढ़ेंगे सीधा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देखिए इसलिए मैं स्लाइड को हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और ऊपर आपको लिख के समझाता हूँ चीजों को। देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर आपको दिखाया जाएगा टायरेसियस, है ना। सबसे पहले तो आप, जो मैं आपको लिख रहा हूँ वही चीजें आपको ध्यान देनी है, फालतू की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी देना ही नहीं है। टायरेसियस को दोस्तों, एक तो टायरेसियस आपका अंधा है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है ना। दूसरा जो है आपका टायरेसियस क्या है, टायरेसियस ने आपके 2 जिंदगी जी है, एक है आदमी की और एक है औरत की। ठीक है ना, ये आदमी और औरत की जिंदगी कैसे जी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक टायरेसियस को भविष्य देखने का, प्रोफेसी करने का, इसको एक वरदान मिला हुआ है, ठीक है ना। और चौथी लाइफ, चौथा इसको जो वरदान है वो है इमोर्टेलिटी का, है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ये ब्लाइंड कैसे हुआ, इसके बारे में मिथ बने हुए हैं, कुछ मिथक बने हुए हैं। कहते हैं कि टायरेसियस एक बार जा रहा था जंगल में, और उसने 2 सांपों को संभोग करते हुए देख लिया, कॉप्युलेटिंग करते हुए देख लिया, उनको आपस में रिलेशन बनाते हुए देख लिया। टायरेसियस को उनसे चिढ़ हुई, और टायरेसियस ने क्या करा, उनको छड़ी से अलग कर दिया, है ना। और छड़ी से जब अलग किया सांपों को, तो सांपों ने उसको श्राप दिया कि जा तू अंधा हो जाएगा, और टायरेसियस अंधा हो गया। एक बात तो ये है ना। तो इससे तो हो गया टायरेसिस अंधा। अब अंधा तो हो गया, अब इसकी रोशनी वोशनी तो गई, अब क्या करे आदमी।
एक कहानी ऐसे है कि भाई इसने सांपों को कॉपीलेट करते हुए देखा, तो उन्होंने इसको श्राप दे दिया कि भाई जा तू औरत में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, ब्लाइंड होने का इसको इस तरह से मामला मिला है कि भाई इसने स्नेक्स को कॉपीलेट करते हुए देखा है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए टायरेसियस अंधा कैसे हुआ। जब दो सांपों को इसने सेक्स करते हुए देखा, तो उन्होंने इसको श्राप दिया कि तू अंधा हो जाएगा। दूसरी कहानी ऐसा कहती है कि उन्होंने श्राप दिया कि भाई तू आदमी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 7 साल बीत गए, 7 साल बाद उसने फिर दोबारा सांपों को कॉपीलेट करते हुए देखा, फिर उसने उनको छेड़ दिया, तो उन्होंने इसको श्राप दे दिया कि तू अब, जब उस समय टाइरेसिस औरत था, क्योंकि औरत होने का भी तो श्राप मिल चुका था कि भाई कोई कहानी कहती है कि अंधा हो गया, कोई कहानी कहती है कि वो औरत में कन्वर्ट हो गया। तो 7 साल बाद टाइरेसियस ने फिर वही औरत के रूप में था उस समय, फिर सांपों को देखा, फिर सांपों को छेड़ दिया, तो सांप ने कहा कि भाई ठीक है तू आदमी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से टाइरेसियस ने दो जिंदगी देखी, एक तो है औरत की, एक है आदमी की। तो ये तो है ब्लाइंड की एक कहानी। एक कहानी है कि टाइरेसियस ने जो गॉडेस एथेना है ना, ये ध्यान रखने की बात है, जो गॉडेस एथेना है उनको नेक्ड फॉर्म में यानी नग्न रूप में नहाते हुए देख लिया, तो उन्होंने इसको श्राप दे दिया कि भाई तू अंधा हो जाएगा। एक ये कहानी है। लेकिन बाद में जो गॉडेस अथेना है, उन वो टाइरेसियस की मदर की फ्रेंड थी। तो उसकी मदर ने, जब टाइरेसियस की मदर ने उसको कहा, तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं इसको वरदान दे देती हूँ प्रोफेसी का, और साथ में इमॉर्टलिटी का, है ना, ये इसको वरदान दे देती हूँ। तो इसको इस तरह से तो प्रोफेसी करने की शक्ति मिली, और इस तरह से इसको इमॉर्टलिटी की शक्ति मिली। तो टायरेसियस ब्लाइंड कैसे हुआ, आपने अभी अभी समझा। टायरेसियस ने दो जिंदगी जी है, एक आदमी की, एक औरत की। टायरेसियस को भविष्य बताने की शक्ति है, और इमॉर्टलिटी की इसको पावर है। ये सारी पावर्स टायरेसियस को आपके सामने दिखाई देगी। एक बार ऐसा होता है कि टायरेसियस ने देवी हेरा जो है, मतलब जोब एंड हेरा, आपने नाम सुना होगा, जोब एंड जूनो को। देखो, एक है जोब, JOVE, है ना, एक है जूनो। तो जो वेन जूनो है, और उन्होंने इससे पूछा था टाइरेसियस से कि एक बात बताओ, पुरुष और महिला में कौन ज्यादा पैशनेट है, यानी किसी भी सेक्स के प्रति मान के चलो कि किसमें सेक्स की ज्यादा भूख है, पुरुष और महिला के प्रति। तो टाइरेसियस ने खुलकर कह दिया कि फीमेल, फीमेल में सेक्स की भूख ज्यादा होती है, या फीमेल ज्यादा पैशनेट होती है। तो उनको गुस्सा आ गया, तो जूनो जूनो ने इसको श्राप दे दिया कि ससुरे, तू ऐसे कह रहा है, एक काम कर, तू अंधा हो जा, चल भाग यहाँ से। तो एक ये कहानी भी है इसके ब्लाइंड होने की, है ना। लेकिन बाद में फिर जोब ने इसको प्रोफेसी करने का वरदान दे दिया कि ठीक है, प्रोफेसी हो जाएगी तो कोई इमॉर्टलिटी हो जाएगी। तो ये अलग अलग मिथक हैं, अलग अलग मिथ्स हैं, जो कि अलग अलग टाइरिशियस के अंधे होने की कहानी बयान करते हैं। कोई कहानी क्या कहती है, कोई कहानी क्या कहती है। हमको जो रटना है, हमको याद करना है कि एक तो टाइरेसियस अंधा था, एक उसने दो जिंदगी जी थी, एक उसको प्रोफेसी का वरदान था, एक उसको इमॉर्टलिटी का वरदान था। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, और उस स्लाइड को जब आप पढ़ेंगे, तब आपको यही चीजें पढ़ने को मिलेगी, और इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। एक बात जो कि अभी अभी रह गई, वो भी सुन लीजिए। जैसा कि यहाँ पर एक है ज्यूज, एक है ज्यूज, है ना, और एक है उसकी वाइफ हेरा। तो ये जो कहानी है ना, अभी अभी अपन ने जो जोब और जूनो के बारे में पढ़ी, यही कहानी इसके संबंध में भी रट लीजिए कि ऐसा इनके साथ हुआ। एक कहानी ये भी बताती है कि इन्होंने पूछा, देवी हेरा और ज्यूस ने, कि भाई कौन ज्यादा पेशनेट है, तो उसने कहा कि भाई फीमेल ज्यादा पेशनेट है। तो फिर उसने, हेरा ने इसको श्राप दे दिया कि जा तू अंधा हो जाएगा। तो फिर ज्यूस ने इसको प्रोफेसी का वरदान दिया। तो इस तरह से एक कहानी ये भी है। तो ये सारी कहानियां हैं जो कि अलग अलग चीजें बताती हैं। हमें इन कहानियों में अटकना नहीं है, क्योंकि हमारे दोस्तों मेजर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो टेक्स्ट से बनेंगे। लेकिन ये कहानियां बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि विद्यार्थी जब तक इन कहानियों को नहीं समझेगा, वो टायरेसियस को नहीं समझेगा, और टायरेसियस को नहीं समझेगा तो वो आगे कहानी कैसे समझेगा, टायरेसियस एक्चुअल में मामला है क्या। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया उसके बारे में भी लिखें। मैं इसके बारे में आपको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और आपको अगर समझ में आ जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कम से कम कमेंट में लिखें कि हाँ वीडियोस अच्छी लगी, कुछ चीज समझ में आई, जो नहीं आई थी वो अब आ गई। इस तरह से जो भी आपको अपना कमेंट लिखना है वो आप लिख के दे सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक।
ठीक है ना। अब देखिए इसकी कुछ मेजर थीम्स की बात करते हैं हम। यहाँ पर थीम्स जो दिखाई गई है वो है सेक्सुअल परवर्जन, क्योंकि पूरे वर्क में आपको केवल सेक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि इसका जो पहला पार्ट है द बरियल ऑफ द डेड, उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिखाया जाएगा पूरे वर्क का। दूसरा पार्ट है ए गेम ऑफ चेस, उसमें आपको सेक्स के बारे में दिखाया जाएगा। तीसरा पार्ट जो आपका रहेगा द फायर सरमन, उसमें भी आपको सेक्स के बारे में दिखाया जाएगा। इसी तरह से जो चौथा पार्ट है डेथ बाय वाटर, उसमें आपको ग्रीड, लालच के बारे में दिखाया जाएगा। वहां हम सेलर की बात करेंगे, जो यात्री होता है, नाविक, जो कि समुद्र में चला जाता है धन की लालच में, ज्यादा कमाने की लालच में। और पांचवा पार्ट है जो कि है वॉट द थंडर सेड, उसमें इस पूरी कहानी का रिजोल्यूशन दिखाया जाएगा, सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। तो हम जो कहेंगे वो सेक्सुअल परवर्जन के बारे में, प्रवर्जन मतलब प्रवृत्ति है ना, तो सेक्स की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका एक थीम रहेगी आपके सेक्सुअल परवर्जन। दूसरा इसमें लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप रहेगा, यानी मानवीय संबंधों की बहुत कमी रहेगी। और तीसरा रहेगा लॉस ऑफ फेथ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी भगवान में विश्वास नहीं करता है, ये सारी चीज दिखाएंगे। और मॉरल वैल्यूज का यहाँ पर बिल्कुल लोप हो चुका है। यहाँ पर वॉर दिखाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसका इफेक्ट टायरीसियस पर बहुत ज्यादा आया था। तो पॉलिटिकल लाइफ यहाँ पर दिखाएंगे। पॉलिटिकल एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल भी होगा जब हम स्वीनी और पोर्टर का सीन पढ़ेंगे। ये स्वीनी और पोर्टर क्या है, तो वो हम उस समय बात करेंगे स्वीनी क्या है और पोर्टर क्या है। मिसेस पोर्टर जो कि एक प्रोस्टिट्यूट गर्ल है, एक वेश्या है। इस तरह से हम सारी बातें वहां पर करेंगे। कहानी पर कहानी जब चलती चलेगी तो आपको सारी चीजें समझ में आती हुई चलेंगी। तो आई थिंक अब तक का आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं एक कदम आगे। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं वेजिटेशन गॉड के बारे में। हालांकि हमने अभी वेजिटेशन गॉड के बारे में तीन चीज़ों की पढ़ी थी कि भाई वेजिटेशन एक्चुअल में गॉड होते क्या हैं। तो पहले थोड़ा सा रिटर्न फॉर्म में इसको देख लेते हैं। वेजिटेशन गॉड, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि भाई यहाँ पर जो फसल उगाई जाती थी तो उसके साथ में जैसे कॉर्न यानी मकई के दाने को दफना दिया जाता था और पौधा उग जाता था, तो उसे भगवान का रीबर्थ माना जाता था कि हाँ जो हमारे रीबर्थ हो गया है, भगवान का आ गया, स्पिरिचुअलिटी आ गई है, ऐसा ही मानते थे उस समय, है ना। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर तीन नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो नाम आपको याद रख लेने हैं जो आपके वेजिटेशन गॉड्स के रूप में कंसिडर किए जाएंगे। पहला है ओरेसिस, है ना, ORISIS, पहला तो ये आप ये नाम याद रख लीजिए, ठीक है ना। दूसरा है आपका एडोनाइज, है ना। अब आपने पीवी शैले का खूब अच्छे तरह से पढ़ा होगा, जॉन कीट्स का पढ़ा होगा कि किसने किसकी डेथ पर लिखी, एलिजी वगैरह, वो है एडोनिस, एडोनाइज, है ना। ये है एडोनिस। एक्चुअल में वहां पर भी क्या होता है कि कहीं कहीं तो वो एडोनाइज इस तरह से लिख रखा है मूल फॉर्म में, तो NAIS। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ रही है। लेकिन चूंकि अपभ्रंश हो जाती हैं चीजें, फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती हैं, तो A हट जाता है, कभी I हट जाता है, तो इस तरह से एडोनिस एडोनिस हम उसको करने लग गए। हमारा मुद्दा वो नहीं है, हमारा मुद्दा यहाँ है कि यहाँ पर एक तो ग्रीक गॉड जो है, एक ओरेसिस यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक यहाँ पर एडोनिस दिखाए गए हैं, और तीसरा यहाँ पर एटिस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये कुछ गॉड्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए हम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की बात करते हैं जिसके कारण ये सारी चीजें आई हैं, वो है इसका टाइटल। देखिए सबसे पहले जब हम टाइटल की बात करेंगे तो इस टाइटल के हम बारे में हम बात करते हैं कि इसका जो पहला टाइटल एलियट ने दिया था वो क्या है। वो है ही डू, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए ध्यान से देखना, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ठीक है ना। ये सारी बात, ये इसका पहला टाइटल था। लेकिन आप कहेंगे कि यार सर फिर ये द वेस्टलैंड टाइटल कैसे पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया था एजरा पाउंड के बारे में कि जिन्होंने कहा था कि कहानी को थोड़ा छोटा करो, और उनके कहने पर TS एलियट ने कहानी को छोटा किया था। तब उन्होंने सजेशन किया था कि यार TS एलियट एक काम कर, तू ये फालतू का टाइटल हटा और टाइटल थोड़ा चेंज कर। टाइटल होना चाहिए 3 शब्दों का और शुरुआत होनी चाहिए उसकी द वर्ड से, है ना। तो ये ध्यान रखना। तब TS एलियट ने सोचा कि मैंने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं और उसमें वेस्टलैंड के बारे में काफी जिक्र था, तो ऐसा करता हूँ मैं इसका टाइटल द वेस्टलैंड ही डाल देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने 3 वर्ड के टाइटल, पहला लगा दिया वेस्ट, है ना, और दूसरा हो गया लैंड। दोनों ही हमेशा कैपिटल में लिखने हैं। अगर आप जैसे कभी भी राइटिंग फॉर्म में किसी भी चीज को लिखें तो द वेस्ट W कैपिटल L कैपिटल, और दोनों को डबल इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से नोट क्लोज कर दें उसको, ताकि चीजें अच्छे से प्रेजेंट हो जाएं। देखिए हम यहाँ पर 4 वेस्टलैंड के बारे में बात करेंगे। टोटल वेस्टलैंड है 4।
कई कई लोग 3 पढ़ाते हैं, वो 3 भी उनका कहने का मतलब भी सही है, लेकिन वो इसलिए सही नहीं माना जा सकता ज्यादा क्योंकि उन्होंने टीएस एलियट के मॉडर्न वेस्टलैंड को कंसिडर नहीं किया है। देखिए, ये अंतिम सेक्शन रहेगा इसका, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। 5-7 मिनट की वीडियो और है, तो थोड़ा सा सब्र बना कर रखें। और इसके बाद जब आप वीडियो पढ़ेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं दोस्तों, ये वर्क जिसमें से करीब कम से कम 6 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन और ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन आते हैं, ये आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, पूरे की पूरे क्वेश्चन सही होंगे। मैं वो वाला काम नहीं कर रहा हूँ कि आपके ठीक है मुझे मेरी वीडियो बनाकर निकल जाना है। मेरा उद्देश्य उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं और YouTube से पढ़ रहे हैं, पैसे नहीं देना चाहते हैं, या फिर उनके पास किसी भी स्थिति से धन की कमी है या फिर नहीं कर सकते हैं। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने सारा ये चैनल पे वीडियो बनाई है। इसीलिए हमने मेयर ऑफ कास्टरविज को और क्राय द पिको को भी यहाँ पर डाला है चैनल पे, ताकि सारे विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। हमारा उद्देश्य था 4 वेस्टलैंड के बारे में बात करने का। जो पहली वेस्टलैंड है, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे एक किंग ओडिपस की, है ना, किंग ओडिपस। ओडिपस का नाम आपने सुना होगा, ओडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, जब साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी, OEDIPUS, ठीक है ना। दूसरा, हमको जो वेस्टलैंड की बात करनी है वो बात करनी है वेस्टलैंड है किशर वो फिशर किंग की, है ना। एक वेस्टलैंड है फिशर किंग की। तीसरा, एक है बिबिलिकल वेस्टलैंड जो बाइबल के रेफरेंसेस को कवर करेगी, है ना, बिबिलिकल बिबिलिकल वेस्टलैंड, है ना। और चौथी रहेगी आपके मॉडर्न वेस्टलैंड। ये सारी बातें आपको याद रखनी है मित्रों। अब आप सोच रहे होंगे ये सर जब से वेस्टलैंड वेस्टलैंड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वेस्टलैंड है क्या। अब समझिए उस वर्ड को जिसका नाम है वेस्टलैंड। देखिए, वेस्टलैंड एक ऐसी जगह है, एक ऐसी स्थान है जहां पर कुछ चीजें नहीं है, और वो चीजें हैं आस्था। यहाँ पर आस्था नहीं है, यहाँ पर धर्म नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह से भगवान में विश्वास नहीं है, यहाँ पर इंसानियत नहीं है, यहाँ पर काम करने की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि काम चोरी है। ये सारी चीज है यहाँ पर, उसी जगह को कहते हैं वेस्टलैंड। भाई, जिस जगह पर धर्म नहीं है, भगवान नहीं है, लोगों में नैतिकता नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है, सिवाय सेक्स है, बस सेक्स है, प्रोडक्शन है बच्चों का, इस तरह की चीजें दिखाई गई हैं, वो जमीन वेस्टलैंड ही है। इसलिए टीएस एलियट ने इसका नाम दिया वेस्टलैंड। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है वेस्टलैंड में, कि यहाँ पर पहला पॉइंट बना के लिख सकते हैं, यहाँ पर लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दूसरा लैक ऑफ सेक्सुअलिटी, सॉरी, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और सेक्सुअलिटी इज प्रेजेंट इन वेरियस टाइप्स एंड वेरियस मोड्स, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा, रीजनरेशन है यहाँ पर। इस तरह की चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो कुल मिलाकर जो जो नकारात्मक एस्पेक्ट्स आपके दिमाग में आते हुए चलते हैं, उनको आप कंसीडर कर सकते हैं वेस्टलैंड के रूप में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ये वेस्टलैंड थी क्या, टीएस एलियट ने ऐसा क्यों लिखा। देखिए, टीएस एलियट ने जब ये चीजें लिखी तो उन्होंने 2-3 किताबें पढ़ी थी। एक किताब पढ़ी थी उन्होंने किंग ओडिपस की, एक पढ़ी थी फिशर किंग की, और एक बिब्लिकल वेस्टलैंड। सब वेस्टलैंड में क्या था, वही था कि भाई इंसानियत मरती जा रही है, और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो इंसान पर हावी होती जा रही हैं, ये जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी है, ये सारी बातें। अब जो पहली वेस्टलैंड की हम बात करते हैं, ओडिपस की वेस्टलैंड। देखिए, ओडिपस थे कौन। सबसे पहली बात तो ये रख लीजिए, ओडिपस एक किंग थे, और किंग कहाँ के रहने वाले किंग थे, ये थेबिस के, है ना, THEBES, थेबिस के किंग थे। इन्होंने क्या किया था, आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ी है तो वहां पर ऑडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि पढ़ी होगी, जो एक माता के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव होती है एक पिता के प्रति। तो आपको ध्यान होगा उस समय का। यहाँ पर किंग ऑडिपस का रेफरेंस, किंग ऑडिपस की वेस्टलैंड ये कहती है कि जो किंग ऑडिपस थे थेबिस के रहने वाले थे, और उन्होंने क्या किया, मार डाला अपने पिता को और अपनी ही माँ से शादी की थी। तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया कि ससुरा कैसा आदमी है, इसने अपने पिता को मारकर अपनी माँ से शादी की है। तो भगवान ने उसको श्राप दे दिया, और उस श्राप की वजह से उसकी जमीन बंजर हो गई, यानी वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो गई। बाद में जब उसने टायरेसियस को बुलाया, यानी ब्लाइंड मैन को बुलाया, ब्लाइंड मैन कौन है, टायरेसियस, तो उसने सलाह दी उसको कि तू तपस्या वगैरह कर, उससे तेरी वेस्टलैंड ठीक हो जाएगी। और उसने तपस्या वगैरह करी बाद में, और उससे उस चीज की वो जो वेस्टलैंड वगैरह है वो उसकी ठीक हो गई, है ना। ये एक रेफरेंस है इसका वेस्टलैंड का। दूसरी है फिशर किंग की वेस्टलैंड। देखिए, फिशर किंग का मामला क्या है कि फिशर किंग बहुत सेंशुअल किंग था, बहुत कामुक किंग था। इसको हर जगह हर वक्त केवल सेक्स ही दिखाई देता था। तो भगवान भी इससे काफी नाराज हो गए, और भगवान ने इसको श्राप दे दिया कि तेरी जमीन बंजर हो जाएगी। दूसरा रेफरेंस फिशर किंग का ये है कि फिशर किंग के जमाने में जब उसका राजा हुआ करता था, उसका रूल हुआ करता था, तो इसके टाइम पे कुछ सिपाहियों ने चर्च में रहने वाली एक नन का रेप कर दिया था, यानी एक नन का रेप हो गया। तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया, तो भगवान ने इसको श्राप दे दिया कि जा
तेरी जो वेस्टलैंड है वो वेस्टलैंड हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सब बंजर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बाद में फिशर किंग को लगा यार ये मेरी जमीन के साथ हो क्या रहा है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है, और सारे लोग इंपॉर्टेंट हो गए, नपुंसक हो गए, ऐसा क्यों हुआ। तब उसको ये बात सॉल्यूशन मिला कि एक समय आएगा जब किंग पार्सिफल आएंगे। किंग पार्सिफल, इसकी स्पेलिंग मैं आपको लिख देता हूं, देखिए, किंग सॉरी सर पार्सिफल आएंगे, पार्सिफल। हालांकि ये चीज मैं जानता हूँ सबके पास अपने अपने नोट्स होंगे, उन सब में भी यही चीजें लिखी होंगी, तो अगर आप एक पेपर थोड़ा कहानी को समझ लेंगे तो चीजें आपके सामने बढ़िया से हो जाएंगी। तो संग सर पार्सिफल आएंगे, और सर पार्सिफल क्या करेंगे, चैपल पेरिलस की यात्रा करेंगे। चैपल पेरिलस चर्च है ना, चैपल पेरिलस की यात्रा करेंगे और होली ग्रेल को लेकर आएंगे, है ना। होली ग्रेल भगवान का एक जीसस क्राइस्ट का बर्तन है ना, उसको लेकर आएंगे, और तब यहाँ पर इस जमीन पर लगा हुआ श्राप हट जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब उनको ये मिला था, और एक दिन सर पार्सिफल आए थे, उन्होंने चैपल पेरिलस जो चर्च है उसकी यात्रा करी थी, होली ग्रेल मिल गया था, बारिश हो गई थी, और उससे संकेत मिल गया कि हाँ इसका जमीन का श्राप हट गया, और अब जो इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, है ना। उसी तरह से एक वेस्टलैंड है आपकी बिबिलिकल वेस्टलैंड। देखिए, इस वेस्टलैंड में, बिबिलिकल वेस्टलैंड में आपके लैंड ऑफ इमोस, है ना, लैंड ऑफ इमास, IEMMAUS, ये सारी बातें आपको अपने नोट्स में लिख लेनी है। ऐसे ही लिखेंगे, किताबों में तो भंडार भरा पड़ा है, लेकिन वो याद नहीं रहता है, फिर जब विद्यार्थी पढ़ने की कोशिश करता है तो जो जो चीजें मैंने जहां जहां डिस्कस की आपको नोट्स बनाते हुए चलने हैं। किंग ओडिपस डाल के थेब्स डालना है, उसमें कौन कौन सी बातें मैंने बताई वो सारी अपनी लैंग्वेज में डाल देनी है, अपनी ही लैंग्वेज में लिखनी है, किसी का नोट्स देख के नहीं लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती है ना। तो यहाँ पर जो है बिबिलिकल वेस्टलैंड में लैंड ऑफ एमोस की बात होगी। और इसमें होता क्या है कि जो प्रॉफिट होते हैं एजिकिल, यानी जो पैगंबर एजिकिल हैं, उन्होंने एजिकिल की मैं स्पेलिंग डाल देता हूँ, EZEKIEL। हालांकि एजिकिल की स्पेलिंग जानते होंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड के टॉपिक में आपके निजिम एजिकिल का लाइफ एंड करियर लगा हुआ है, वहाँ जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो इस वर्ड से भली भांति परिचित होंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट एजिकिल है ना, तो एक पैगंबर यानी एक संत टाइप के आदमी है, वो है एजिकल, PROPHET, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आइडोलेटरी कर रहे हैं, उसको छोड़ दें, और उसकी वजह से तुम्हारी ज़मीन फर्टाइल नहीं हो रही है, व्यर्थ हो गई है, वेस्टलैंड बन गई है, तो मूर्ति पूजा छोड़ दें, तुम्हारी ज़मीन क्या है, बिल्कुल फर्टाइल हो जाएगी, उर्वरक हो जाएगी। एक वेस्टलैंड वाला मामला ये है। और चौथी वेस्टलैंड TS एलियट की वेस्टलैंड है। तो इनकी वेस्टलैंड तो इसलिए है क्योंकि ये मॉडर्न वेस्टलैंड है, क्योंकि TS एलियट को तो वैसे ही मॉडर्न मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए इन्होंने अपनी वेस्टलैंड को मॉडर्न वेस्टलैंड के नाम से ही कंसिडर कर लिया। देखिए, ये सारा था, ये पूरा की पूरा मामला पूरा वेस्टलैंड का। आई थिंक आपको समझ में आई होगी वीडियो। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ में नहीं आती है तो उसके लिए हम आपके लिए यहाँ पर तत्पर हैं। एक सबसे अहम बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, और हालांकि उस शब्द से आप भली भांति परिचित हैं, वो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी। हालांकि जो भी विद्यार्थी पुराने वीडियोस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, है ना। ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, आप पुराने वीडियोस में भी देख चुके हैं और वहाँ पे भी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, लेकिन इस एग्जांपल को दोबारा दे देता हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है कोई विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहा हो तो उसका अगला पिछला उसको पता नहीं होगा। देखिए, मान के चलिए दो प्रेमी हैं और दोनों के बीच कुछ खींचतान चल गई है। तो जो लड़का है वो अपने दोस्त से सलाह लेना चाहता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है, अब मैं क्या करूँ। तो वो उससे सलाह तो लेगा, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर रही है या मेरी पत्नी इस तरह से मेरे साथ ऐसा कर रही है। वो कहेगा कि यार मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी ने उसको काफ़ी परेशान रख रखा है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको काफ़ी परेशान कर रखा है, अब उसको क्या करना चाहिए। इसका मतलब वो किसी और आदमी को किसी और तरीके से उसी जगह रखकर किसी और तरीके से उससे सलाह ले लेता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी और की परिस्थिति में खुद को या अपनी परिस्थिति में किसी और को ढालकर किसी चीज़ का सॉल्यूशन पा लेते हैं या फिर उस चीज़ को उसके सामने रखकर प्रेजेंट करते हैं, तो उसे ही कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी। अब यहाँ मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक जो कैरेक्टर है टायरेसियस, जिसके बारे में अभी अभी हमने एक राम कहानी बात देखी, ये टायरेसियस भी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी का इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब TS एलियट ने ये वर्क गढ़ा तो उसने कहा कि चारों तरफ सेक्स, लस्ट, परवर्जन के बारे में दिखाया गया, तो उन्होंने सोचा कि सारे हम जगह को कनेक्ट कैसे करें। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा कैरेक्टर मैं गढ़ता हूँ, एक ऐसे कैरेक्टर का निर्माण करता हूँ जिसको मैं हर जगह घूमता हुआ दिखाऊंगा। वो हर जगह कभी यूरोप में जाएगा, कभी आपके वियना में जाएगा, कभी एथेंस में जाएगा, कभी अलेक्जेंड्रिया में जाएगा, इस तरह से सब जगह को वो दिखाएगा। और
उसको दिखाने से हम ये कनेक्ट कर सकते हैं कि यही बंदा है जो जगह जगह घूमकर बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर टायरेसियस के नाम पर टीएस एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी को इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब आप ये मान के चलते हैं कि ये टीएस एलियट खुद है। ये टायरेसियस कौन है? टीएस एलियट खुद है, जिसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी का इस्तेमाल करके जो चीज़ें खुद फील करी वो टायरेसियस के नाम पर पटक दी और कह दिया कि भाई ये इंसान है जो जगह जगह घूमकर इसने ये सारी बातें लिखी हैं। और एक अंतिम फैक्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो ये है कि जब टीएस एलियट ने वर्क गढ़ा, जब करीब 700 लाइन का ये स्टार्टिंग में वर्क था, तो एजरा पाउंड के कहने पर उन्होंने इस वर्क को करीब 434 लाइन यानी 433 एंड हाफ लाइन में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो उसने कौन सा सबसे बड़ा पार्ट था जो इसको रिमूव कर दिया जिससे ये पूरी वर्क छोटा हो गया? तो वो था हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि कौन सा वर्क हटाया था। हालांकि और भी चीज़ें थी, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रखना है याद, हार्ट ऑफ डार्कनेस को उसने रिमूव कर दिया था। उसके बाद ये वर्क करीब कितना रह गया? हाफ ही रह गया भाई। 700 का करीब 433 हो गया, तो ऑलमोस्ट हाफ ही रह गया। अब यहाँ बिल्कुल 2 का भाग देके तो नहीं करना कि भाई 434 में हाफ कैसे रह गया, है ना? तो ऑलमोस्ट हाफ रह गया। बाद में हमने एक लास्ट बात ये है कि हमने बात करी कि जैसे कि हमने यहाँ पर ऑडिपस की वेस्टलैंड की बात करी, फिशर किंग की बात करी, टायरेसियस की बात करी, इतने की सारी बातें हमने करी। हमने ये भी करा कि टीएस एलियट ने 2 किताबें पढ़ी, एक तो गोल्डन बो और एक रिचुअल टू रोमांस, जिसमें आपने गोल्डन बो का काफ़ी इफेक्ट आया, रिचुअल टू रोमांस का भी काफ़ी इफेक्ट उसके जीवन पर आया। तो जो वेजिटेशन गॉड है वो गोल्डन बो से उठाया गया था, और बची हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो मेजर चीज़ें हैं वो उसने रिचुअल टू रोमांस से उठाई थी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये था इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो विद्यार्थी पहली बार समझ रहे हैं उनको थोड़ी सी कठिनाई जरूर आई होगी, लेकिन उसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और कम से कम जिस भी कोचिंग से आप कोचिंग कर रहे हैं या कोचिंग नहीं कर रहे हैं और कोई नोट्स आपके पास हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उन नोट्स को आप पढ़ लें और आपको करीब 70-80% उस नोट्स का समझ में आ जाएगा। मैं 70-80% क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो है वोक्यूबुलरी, क्योंकि हर कोचिंग संस्थान, हर बुक राइटर अपने हिसाब से वोक्यूबुलरी को यूज़ करता है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो कंसेप्ट हमने बात की, कंसेप्ट सारा यही काम आएगा इस वेस्टलैंड को पढ़ने में। तो आप चाहे पुरानी किताबें पढ़ें ना पढ़ें, अगर ये आपकी वीडियो दिमाग में है बिल्कुल हम वेस्टलैंड के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो के बाद मैं इसमें एक क्वेश्चन सीरीज डालूंगा, आज जो हमने डिस्कस किया उसका क्वेश्चन वीडियो। तो आपको ये सारी चीज़ें तो देख ही लेनी है और साथ में वो क्वेश्चन वाली वीडियो देख लेनी है। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आज की हमने जो वीडियो पढ़ी वो हमारे कहाँ तक काम आई, और जो क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे उन सबको भी आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। कुछ चीज़ें अगर इसमें रह गई हों तो सारी की सारी क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही है, और डेली डेली हम करीब 3-4 वीडियो डालेंगे। और इसके साथ आपके एग्ज़ाम से पहले ही वादा है कि एग्ज़ाम से पहले ही आपके मेयर ऑफ कास्टरब्रिज और जो आपका ये वेस्टलैंड है ये कवर हो जाएगा। आज से करीब 3 या 4 या 5 दिन के अंदर आपके दोनों के दोनों, और हो सकता है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज तो आजकल में कंप्लीट हो जाएगा, और जो आज का ये वर्क है ये 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।